सीताराम सभी को। तो आज जो है हमने आप सभी को याद होगा कल हमने सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था। तो हमने कल जो है कथन कौशल का अर्थ पढ़ लिया था। अब आगे जो है आगे हम पढ़ेंगे सेकंड में है कथन कौशल की परिभाषाएं। अब देखिए जो परिभाषाएं हैं, अब हम सभी को पता है कि परिभाषाएं जो होती हैं ना, जब हमें पेपर में लिखनी पड़ती हैं तो ये एज इट इज़ लिखनी पड़ती हैं, जैसी हैं वैसी की वैसी लिखनी पड़ती हैं। तो जैसे अब इसको तो देखिए याद ही करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो कुछ दो चार दो या दो को याद करके रख लीजिए अच्छे से, और उसी को जो है पेपर में लिखाइएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। जैसे ये दो छोटी छोटी हैं, है ना, या फिर ये वाली। और कई बार ज़रूरी नहीं है कि जो छोटी है वो इजी है, कई बार जो लंबी लिखी होती है ना, ऐसे दो दो तीन तीन लाइनें, वो काफ़ी आसान भी होती हैं और छोटी वाली से ज़्यादा आसान होता है। तो आप वो उस तरीके से देख लीजिएगा, जो आपको सही लगे आप कर लीजिएगा। इसमें बड़ी अच्छे से 5 जो हैं दे रखी हैं। सबसे पहले है प्रोफेसर रमन बिहारी जी के। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को व्यक्त करने के लिए जिस समाज सम्मत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक भाषा कहा जाता है। बिल्कुल सही, कि जो मनुष्य है वो अपने भावों, अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए जो समाज सम्मत, जो समाज में चलती है, जो समाज सारा समाज यूज़ करता है, और सम्मत मतलब जो सारा समाज में वरती जाती है, वो वाली ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग करता है। जैसे हम कहते हैं कि अभी हम कुछ बोल रहे हैं तो ये जब हम बोल रहे हैं तो ध्वनि तो निकल रही है, ध्वनियात्मक संकेत हैं। अगर हम हाथों से ऐसे करते हैं तो वो हाथों का संकेत है भाषा समझाने के लिए। लेकिन जब हम ध्वनि अपने मुंह से बोल कर और एक ध्वनि आती है ना, तो ये क्या है, ध्वनियात्मक संकेतों का जो है प्रयोग होता है। तो उसे क्या है, मौखिक भाषा कहा जाता है। इसे आप याद कर लीजिएगा। और ये कहा किसने था, प्रोफेसर रमन बिहारी जी ने। आगे है दूसरी है लज्जा शंकर झा। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो दी थी लज्जा शंकर झा ने। उन्होंने क्या कहा था कि प्रथम कक्षा के प्रारंभिक 6 मास तक वाचन एवं लेखन का प्रारंभ ही नहीं किया जाना चाहिए। इस समय बालक को संभाषण सिखाना ही आवश्यक है। इन्होंने नई चीज़ कही कि प्रथम कक्षा के प्रारंभिक 6 महीने में, जो फर्स्ट क्लास होती है ना, तो उसमें क्या है, बच्चों को स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं, टीचर्स क्या करने लग जाते हैं कि फटाफट से वो डालने लग जाते हैं ना, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर ऐसे ए करवाना शुरू कर देते हैं, ऐसे बी करवाना शुरू कर दे। तो उसने कहा कि पहले, उन्होंने कहा कि ये सब नहीं लिखवाओ अभी पहले 6 महीने, सबसे पहले उन्हें बोलना ही सिखाया जाना चाहिए। जैसे कई बच्चों को बोलना ही नहीं आता ना उस वक्त, तो उनको लिखाना शुरू कर देते हैं क्लास के साथ, तो वो बेचारे और कंफ्यूज हो जाते हैं, वहीं से उनका बेस ऐसे डगमगा जाता है। तो वो अगर बेस एक बार ख़राब हो जाता है ना, तो फिर नहीं वो ठीक होता है, बहुत मुश्किल से। तीसरा है रायबर्न। रायबर्न जी ने क्या कहा कि भाषा शिक्षण का प्रारंभिक कार्य विशृंखलित विचार को श्रृंखलित करने का एवं बालकों को मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने का होता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति अत्यंत आवश्यक है। रायबर्न ने कहा था कि भाषा शिक्षण का जो प्रारंभिक कार्य है वो क्या होता है कि विशृंखलित विचार, जो मतलब बिल्कुल भी ऐसे फैले हुए विचार हैं, उनको श्रृंखलित करना, मतलब भाषा से जो है श्रृंखलित करना, ये एक तो उसका मोटिव था। और बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब बोलकर जो वो अपने भावों, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, उसको बढ़ाना था। क्योंकि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली, जो इम्प्रेसिव वे से और क्लियर और जो सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाना जो है ना, वो मौखिक अभिव्यक्ति अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है ब्रेकन। अब इसमें क्या था, सरल स्पष्ट, पहले मैं बता दूं कि मतलब जैसे हम कई बार अगर हम आसानी से सरल सा बोलते हैं, हमें भी अगर कोई सिंपल लैंग्वेज में समझाता है तो हमें उससे समझने का कितना अच्छा लगता है ना, समझ भी आ जाती है अच्छे से।
और वहीं अगर कोई बुकिश लैंग्वेज, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि कोई टीचर या कोई हमें बुकिश लैंग्वेज से समझा देता है तो हमें पता नहीं चलता ना। लेकिन अगर कोई अपने नोट्स बना के अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में सिंपल मेथड से पढ़ाए तो हमें कितने अच्छे से समझ आ जाती है, वही इतनी मुश्किल से चीज़ है ना। तो वो जो है इसके लिए मौखिक अभिव्यक्ति करना जो है वो आनी चाहिए, तभी तो आप सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से बोल पाओगे। पहले ये जो है सिखाया जाना चाहिए। आगे है ब्रेकन। चौथी जो डेफिनेशन है वो ब्रेकन ने दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि संभाषण की कला में प्रवीण व्यक्ति ही तत्पर बुद्धि वाला व्यक्ति बन सकता है, कि जिसे अच्छे से बोलना आता होगा ना वही जो है बुद्धिमान, उसने कहा कि वही तत्पर बुद्धि वाला होगा, कि किसी भी प्रॉब्लम को झट से सोल्व कर लेने वाला। आगे है टॉमकिंसन। संभाषण की असफलता विश्रंखलित विचारों का परिणाम है। बिल्कुल, कहता है जब किसी इंसान को बोलना नहीं ना आता तो उसका क्या मतलब है कि उसको विचारों को श्रृंखलित करना ही नहीं आ रहा है, उसको उसे मतलब एक तरीके से श्रृंखला में नहीं बना पा रहा है, वो बोलना ही नहीं आ रहा है। असफल श्रोता ही असफल वक्ता होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो ध्यान से सुनते नहीं है ना फिर वो ध्यान से बोल भी नहीं पाते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर अब मैं समझा रही हूँ तो आप अगर ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, श्रोता कौन है? सुनने वाला, जो आप सुन रहे हैं जैसे, और वक्ता कौन है? जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ। तो अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप जो है बोलेंगे भी कैसे? जब आपको किसी को यही चीज़ समझानी होगी आप कैसे बोलेंगे? या क्लास में जब हमें टीचर पढ़ा रहे होते हैं हम नहीं सुनते हैं, तो अगले दिन जब आके बच्चा पूछेगा ना कि मैम ने कल क्या करवाया था मुझे समझाना ज़रा, तो हमने सुना ही नहीं है तो हम उनको समझाएंगे कैसे? तो क्या है, अगर हम कल असफल श्रोता थे या आज हम अगर असफल श्रोता हैं तो कल हम असफल वक्ता भी बन जाएंगे। अगर हम कल असफल श्रोता थे तो आज हम असफल वक्ता भी हैं। तो इसके बाद जो है आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, ये हमने कर ली है, तो बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। सीताराम।